नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वडोदरा शहर, जिसे हम कला नगरी के नाम से जानते हैं, वडोदरा शहर जहां पर पहली संगीत की पाठशाला शुरू हुई थी। उस्ताद मौला बख्श जो पहले आचार्य रहे इस संगीत की पाठशाला के, आज जिसे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से पहचानते हैं। MS यूनिवर्सिटी का परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहाँ से बहुत सारे कलाकार वडोदरा शहर को मिले। वडोदरा शहर के संगीतकारों ने, कलाकारों ने, गायकों ने वडोदरा शहर का नाम का परचम हर जगह फहराया है, ये हम सब जानते हैं। उसकी अभी की मौजूदा जो मिसाल है वो है इंडियन आइडल सीजन 13 के फाइनलिस्ट रहे शिवम सिंह। शिवम हमारे स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है शिवम। थैंक यू सो मच मैम, ख़ास मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और क्योंकि VNM के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है जी, सो परिवार में ही आए ऐसा लग रहा है। इट्स वेरी फैमिली। और हमें भी ऐसा लगता था जब भी हम हर शनिवार और रविवार देखते थे, ऐसा लगता था हमारे घर का बेटा इतने बड़े मंच पर गा रहा है, हमारे शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शिवम के माता पिता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है संगीत क्षेत्र में। वो परफॉर्मिंग आर्ट से बरसों से जुड़े हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। माताजी का शिवम के प्रति जो लगाव, उसको आगे बढ़ाने की जो एक तलब हमने हमेशा आपकी आंखों में देखी है। तो बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर। धन्यवाद। शिवम ने जैसे कहा कि VNM से बहुत पुराना नाता है शिवम का, और मैं तो यूं कहूँगी कि वडोदरा के हर कलाकार, हर वो बच्चे का VNM से नाता है जो भले इतना छोटा हो, मगर उसके लिए ये VNM का मंच हमेशा तैयार रहा कि उसकी गायकी, उसकी कला आप तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए। तो सबसे पहले हम शिवम का वो पुराना एक छोटा सा शिवम जो गा रहा है VNM के कार्यक्रम में, वो देखते हैं। और उसे जज करने के लिए वत्सला पाटिल, आप सब जानते ही हैं, वो आई हुई थी। और वो शिवम को जिस तरह प्यार करती हैं, जिस तरह उसको सपोर्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, वो हमेशा उसके साथ रही हैं। तो वो वीडियो पहले देखते हैं और उसके बाद में शिवम का, आज के बड़े शिवम का गाना सुनेंगे। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शिवम, छोटे से शिवम को हमने देख लिया, अब एक बहुत बड़ा शिवम और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आया शिवम, क्या गाकर सुनाएंगे पहले? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा इंडियन आइडल का सफ़र रहा है वो इतना ज़्यादा स्पेशल रहा है क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी जी। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे, हमारे कंटेस्टेंट्स थे, जजेस थे, हमारे म्यूज़िक मेंटोर्स थे, सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। सो सबसे पहले तो उसको याद करते हुए मैं वो गाना आपके सामने गाना चाहूँगा जो मैंने फर्स्ट ऑडिशन में गाया था। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन सॉन्ग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़। ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी
तेरे हर एक हमको गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा लो, है जिंदगी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। अब आपने ऑडिशन याद कर ही लिया है, तो हम भी ऑडिशन से ही शुरुआत करते हैं कि वो जर्नी ऑडिशन से लेकर अभी तक का ये जो आपका सफ़र है उसके बारे में कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं, क्योंकि इतनी सारी यादें हैं, इतने सारे मोमेंट्स हैं, इतने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मतलब आई थिंक ये पहला रियलिटी शो है मेरा जिसके अंदर मैं इतने आगे तक मुझे फाइनलिस्ट बनने का मौका मिला। जी। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ सामने, हीरोइंस के सामने मुझे उनके गाने का मौका मिला। जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, प्लेबैक सिंगर्स थे, सबके सामने मैंने उन्हीं के गाने गाए। सो ये अपने आप में एक मतलब जब उसके पहले जब नॉर्मल डेज़ में मैं हुआ करता तो मैं सोचता था कि अच्छा ये गाना है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, अगर मुझे शायद कभी इनके सामने गाने का मौका मिले जी। तो कैसा होगा। लेकिन जब वो मौका सच में आपके सामने आ जाता है, सो वो फीलिंग कैसी होती है वो शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकूँगा। वो आपको शायद मेरी जर्नी में, मेरे परफॉर्मेंस में आपको वो देखने को मिलेगा। हमने देखा है बिल्कुल देखा है। जर्नी तो मतलब उसके अंदर आप सबका प्यार है, उसमें मस्ती है, क्योंकि जो एक मेरा कैरेक्टर था पापा शिवम से, जो कूल शिवम का जो पूरी एक जर्नी है सो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है वो जी। और आप वो बखूबी जानते हैं। जी जी। यूं कहे कि हम हर शनिवार और रविवार इंडियन आइडल का तो इंतज़ार करते ही थे, मगर हम शिवम का ज़्यादा इंतज़ार करते थे। थैंक यू सो मच। है ना, क्योंकि हम बरोडियंस अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा, वडोदरा शहर हमेशा ये सोचता है कि हमारा कलाकार, हमारे शहर का बच्चा कहीं पहुंचा है तो उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो सिर्फ उसमें वीएनएम नहीं जुड़ा था, पूरा शहर आपके साथ में जुड़ा था और आपको सपोर्ट कर रहा था। रोज़ाना आपको हर शनिवार रविवार देखता था और प्रे करता था कि आप पहुंचो जहां पहुंचना चाहते हो। बिल्कुल। आपने कहा कि जो आपकी दिली तमन्ना थी, जो आपके पसंदीदा गाने थे, वो गाने का आपको जो मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए वहाँ इंडियन आइडल में सिलेक्शन के बाद में दिनचर्या कैसी रही आपकी? किस तरह का रियाज होता था? कितना समय आपको वहाँ बहुत ज़्यादा रियाज के लिए बैठना पड़ता था? क्या क्या करते थे आप? सबसे पहले तो कि एक दिन में ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल मतलब ऐसे होता था, लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते थे कि कितने देर का हमारा रियाज है। मतलब वो लगा ही रहता था, मतलब क्योंकि हमको एक दिन में इतने सारे गाने तैयार करने को मिलते थे कि उसमें से कई सारे गाने ऐसे थे जो हमने पहली बार सुने थे। सो मतलब गाने की तैयारियों में वो दिन चले जाते थे। तो हमने गाना तैयार किया, वहाँ पे जाके हमारे जो म्यूज़िक मेंटोर्स हुआ करते थे, नीरज कालकर सर, मंगल सर और जयदीप सर, तो उनके सामने जाके जब हम गाते अपना गाना सुनाते थे उनको, वो हमको चीज़ें बताते थे, हमको ग्रूम करते थे अच्छे से ताकि कोई कमी ना रह जाए। उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसके रिलेटेड तैयारी। तो मतलब वो पूरा एक दिन क्या मतलब जितने भी दिन मैं वहाँ पे रहा हूँ, आई थिंक 8 से 9 महीने का मेरा ये सफ़र रहा होगा। हर दिन यही लगता था कि मतलब आज कल से बेटर गाना है। और मतलब हर दिन, हर एपिसोड, हर परफॉर्मेंस अपने आप में चैलेंज था। और क्योंकि जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, सो आपका हर एक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो उसी के मेरे मतलब एक तो मैं सबसे पहले अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे बहुत सारे तरह के गाने निभाने के मतलब मुझे चांसेस मिले। बहुत बड़ा मौका था ये। हाँ जी। और मैंने हर टाइप के गाने वहाँ पे गाए हैं, हर जॉनर के गाने निभाने की मैंने कोशिश की है जी। और खरा उतरने की कोशिश की, और अभी उसको मैं और आगे लेके जा रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड। और जैसे आपने कहा कि सारे बरोडियंस का प्यार जिस तरह से मुझे मिला है, तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो द ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव सर, जिनका मुझे इतना ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट मिला है। और हमारे
भाजपा के एमएलए जी। श्री बालकृष्ण शुक्ला जी, जी उनका इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। और हमारे कॉलेज के फैकल्टी के डीन डॉक्टर गौरंग घोसार सर, और मेरे जो गुरु जी हैं जिनके पास मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की प्रॉपर तालीम ली है, डॉक्टर राजेश केलकर सर राजेश केलकर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। जी तो इन सभी का प्यार, और जितने भी लोग मुझे टीवी पे देखते थे, मतलब इन सब का प्यार इतना अमूल्य है कि उसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता सिवाय अपने टैलेंट के। तो वो मेरा एक ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं इस लेवल पे अब आ चुका हूँ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि बेटर ही होता जाए, और आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे तो क्या कहने। बिल्कुल, हमारा प्यार बना रहेगा, आपके लिए आशीर्वाद बना रहेगा, और हम हमेशा चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो और वडोदरा का नाम जैसे सभी बहुत से कलाकारों ने रोशन किया है वैसे आप करोगे। बिल्कुल। पापा जी से बात करते हैं। जी आप खुद भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, जी। बेटे को आप हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो आपको जब वो ऑडिशन में गया तो आपने सोचा था कि हाँ ये सिलेक्ट होके ही आएगा? हाँ, क्योंकि इन्होंने जो साधना की है जी तो उस पर भरोसा तो था जी कि ज़रूर आगे तक जाएंगे, पर कितने आगे जाएंगे ये मुझे पता नहीं था। और मुझे ही नहीं, पूरे गुजरात, बड़ौदा, बिहार, जी जितने लोग हैं पूरे भारत, ये आगे बढ़ें इसके लिए सभी कामना कर रहे थे। जी और मैं भी यही चाहता था कि आप आगे जाइए, आप अपने कला के माध्यम से सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। तो मुझे पता था कि ज़रूर आगे जाएंगे। यही तो है कि आपकी उम्मीद, आपके आशीर्वाद और आपका खुद का पैशन शिवम को आज इस मकाम तक ले गया, ये जी। बहुत बड़ी बात है। मैम, जब शिवम सिलेक्ट हुए तो क्या थी पहली फीलिंग कि अरे वाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया? क्या सोचा था आपने उस वक्त? जी बहुत अच्छा लगा हमें। जी बहुत खुशी हुई अंदर से, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि देखें आगे कितना आगे जा पाते हैं। जी जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा अंदर से डर ऐसा रहता था। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतना आगे तक आए, जी और आप सभी का प्यार मिला इनको, और हमें बहुत ही अच्छा लगा। शूटिंग में आप वहाँ जब जाते थे, जी जब शिवम परफॉर्म करने वाले होते थे और आप वहाँ शूटिंग में बैठते थे ऑडियंस में, हाँ। तो क्या फील करते थे? आपने ये इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा सेटअप जो आप देखते थे, इतने सारे कैमरास, लाइट्स, और शिवम सिर्फ गाते नहीं थे, शिवम परफॉर्म भी करते थे और साथ में गाते थे। तो ये शिवम का रूप देख के आपको कैसा लगता था? एक सपनों की दुनिया में आ गए हैं, ऐसा लगता सही में एक सपना था कभी अपने लिए कि हम लोग भी कुछ आगे कर पाए, जी। तभी इतनी सुविधाएं नहीं थी, जी तो वो चीज़ हमारे बच्चे के द्वारा हो रहा है, तो बता नहीं सकते हैं कि अंदर से कैसा फील हो रहा है। सही बात है, वो सिर्फ एक फीलिंग की बात है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी। जहां अपना बच्चा इतनी बड़ी जगह पर पहुंचा है और इतना बड़ा एक बड़े मंच पर परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत हम निशब्द हो जाते हैं अपने बच्चों को इस तरह से देख के। शिवम, इतने ज़्यादा दोस्त मिले आपको वहाँ पर, इतनी बड़ी टीम, फिर खैर कम होते गए, फिर आप 6 कंटेस्टेंट बचे थे, मगर जो जर्नी शुरू हुई, अलग अलग स्टेट के सारे बच्चे वहाँ आए हुए थे, बहुत नज़दीक से आपने हर एक कल्चर को देखा अलग अलग स्टेट का, उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या अनुभव था? जब हम ऑडिशन में टॉप 15 जितने भी आए थे, हम जी। सिलेक्ट हुए थे, सो बहुत सारे मतलब स्टेट्स कवर हुए थे। मतलब गुजरात से हम 2 लोग थे, जी, मैं था और काव्या भी थी काव्या साथ में। जी, तो गुजरात से हम थे, फिर पंजाब से थे, बंगाल से थे, जम्मू से थे, जी, और मतलब
देश के कोने कोने से, तो मतलब ये चीज़ एक देखने मिली कि कितना ज़्यादा टैलेंट है हमारे इंडिया में। वो तो आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि इंडिया का म्यूज़िक और इंडिया का जो टैलेंट है उसको कोई टच नहीं कर सकता। और जब हम जैसे जैसे एलिमिनेशंस होते थे, हम सभी को बहुत दुख तो होता ही है, क्योंकि एलिमिनेशन एक्चुअली किसी को भी नहीं पसंद है, क्योंकि सभी अपने आप में ख़ास हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। और मतलब लेकिन एक होती है, शो का फॉर्मेट है, शो मस्ट गो ऑन। सो जैसे जैसे एलिमिनेशंस होते थे दुख तो होता ही था, लेकिन साथ साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बन जाती थी कि कई बार लोगों को लगता है कि ये डिजर्विंग था, ये निकल गया, इसके जगह पे लोग ऐसा अज्यूम करने लगते हैं कि इसके जगह पे इसको निकलना चाहिए। तो वो भी एक अपने आप में वो एक चीज़ होती थी कि हम अपने आप को पहले से और कितना पावरफुल करें, ताकि कोई ये ना कहे कि इसके जगह पे ये होना चाहिए। लोग ये कह ही ना पाए कि कौन एलिमिनेट किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे अपने आप में 7 रंग हैं अपने आप में, बेस्ट थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमिनेशंस होते जाते हैं, क्योंकि लास्ट में हम 6 ही बचे थे, तो नज़दीकियाँ भी फिर वैसे ही बढ़ने लगती हैं आपस में सब। उस टाइम पे इस बात का हमको एहसास होता है हमको, क्योंकि जो टाइम हमने साथ में बिताया है वो कितना अमूल्य है। सो हर मोमेंट को जीना है, क्योंकि नहीं पता कि नेक्स्ट वीक कौन एलिमिनेट होगा। सो ये अलग ही अपने आप में मतलब वो एक्सपीरियंस था। बिल्कुल शिवम, एक खास बात मैंने देखी पूरे शो में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 6 लास्ट में जो बचे थे उनमें, शुरू से लेकर अंत तक एक अलग सा बॉन्डिंग देखा कि हर एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को सपोर्ट में खड़ा था। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ये नहीं सोच रहा था कि मेरी इससे कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये था कि हम गा रहे हैं, ये मैंने देखा। तो वो कैसे हुआ? कंपटीशन का वो पार्ट नहीं दिखा कहीं पर? देखिए, इंडियन आइडल के इसके पहले के काफ़ी सारे सीजन्स मैंने फॉलो किए हैं, मतलब सभी देखते हैं टीवी पे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो सीजन था, सीजन 13 ज़्यादा दिखा। इसमें पहले तो एक ये चीज़ है कि इस सीजन, पर्टिकुलर इस सीजन में, सारे सीजन अपने आप में खास होते हैं, लेकिन इस सीजन में जितना टैलेंट भर भर के आया था इस साल, इतना टैलेंट, इसीलिए हमने एक वो स्लोगन भी दिया था कि टैलेंट हो तो ऐसा। जितने भी सेलिब्रिटीज आते थे, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स जितने भी आते थे, सबका बस यही कहना था कि टैलेंट हो तो ऐसा। इसमें से कोई ना निकले, क्योंकि देश के कोने कोने से जो चुनिंदा लोगों को लेके आए हैं हमारे जजेस और हमारे म्यूजिक मेंटोर्स, तो और क्योंकि जेलेसी की तो बात ही पैदा नहीं होती, क्योंकि पता है कि मतलब ये एक जगह है जहाँ पे सभी फ्रेंड्स हैं, पर फ्रेंड्स के साथ साथ एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटर्स भी हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन में सो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन सबको अपनी अपनी वो चीज़ पता थी कि मेरे अंदर वो चीज़ है जो शायद उसमें नहीं है। यस, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमको जो डिफरेंस लाती है, और इसीलिए सीखना ज़्यादा होता था एक दूसरे से। सपोज मेरे से कोई अच्छा है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे में नहीं है और मुझे उससे लेनी चाहिए, जो मुझे हेल्प करेगी, वो भी ये चीज़ देखता था। तो ऐसे हमारी बॉन्डिंग भी बढ़ती थी और वो सीखने की चाह भी बनी रहती थी। इसीलिए टैलेंट अपने पीक पे था। जी बिल्कुल, टैलेंट पीक पर था, और वहाँ पर सभी ने यूनिटी सीखा। बिल्कुल, सब ये सोचते थे कि हम एक मिलकर संगीत की साधना करने आए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं कि सिर्फ कंपटीशन जीतने आए हैं। वो पूरे उसमें वो बॉन्डिंग दिखा था। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और करनी बाकी है, मगर और कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाएंगे? जी मैं दरमी आपको सुनाता हूँ, प्लीज। लफ्जों से जो था पर खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियाँ।
दरमियाँ 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ है। दरमियाँ 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ। वाह, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। कुछ तो है तेरे हमारे दरमिया, ऐसा हाल है। क्योंकि जी। शिवम के साथ में जो बचपन से वीएनएम का जो नाता रहा है, वाकई आपके पूरे परिवार के साथ हमारा कुछ जी, बिल्कुल। कुछ तो दरमिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहने की बात ही नहीं है, वो दिखता है, वो दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और मैं इंतजार कर रही थी ऑनेस्टली शिवम कि आप बड़ौदा कब आओ और वीएनएम स्टूडियो कब आओ कि आपसे हम बात करें। इतने बड़े सिंगर्स जो जज थे बतौर बिल्कुल इस इंडियन आइडल सीजन 13 के, उनके सामने परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद में जैसे जैसे प्लेबैक सिंगर्स आपके शो में आते रहे, उनके सामने परफॉर्म करना, उनकी बनाई हुई धुन, उनके लिखे हुए लिरिसिस्ट भी आए थे जी। सिंगर्स भी आए थे, और उस गाने को निभाना कैसा रहा? कितना कठिन था, कितना आसान था? बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हम क्या इमोशन दिखाएं, क्योंकि डर तो लगा ही रहता था कि मतलब कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जिनका गाना है हम उन्हीं के सामने गा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ओरिजिनल सिंगर भी बैठे हैं, ओरिजिनल कंपोजर भी बैठे हैं, और जिन्होंने उस पर एक्टिंग की है वो भी बैठे हैं। वो भी बैठे हैं जी। तो मतलब ऐसा लगता था कि मतलब एक इंटरव्यू है जहाँ पे ऐसे पैनल में सभी बैठे हैं और बस अब सहम के गाना है। ये दो चीज़ें उस टाइम पे होती थी कि अगर नर्वस हो गए तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट का एक अपना मूड होता है, वो सॉन्ग में घुसना पड़ता है। और मतलब लेकिन अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं खास एक आपसे शेयर करना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस, जब रहमान सर आए थे हमारे शो में। सो मतलब मैं क्या बताऊँ, सभी को पता है वो क्या है, वो कैसी पर्सनालिटी है। मतलब एकदम कम बोलना, मतलब एकदम पॉइंट, वो एकदम मतलब इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं। अगर उन्होंने ये चीज़ देखी, अगर अच्छी है तो वो हाँ अच्छा भी बोलते थे, कमी लगी तो वो कमी भी बोलते थे। सो सबसे पहले हमको तो ऐसा लग रहा था कि हम जिनके सामने गा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन है म्यूज़िक को लेके। हमारा एक एक परफॉर्मेंस, और मुझे उनका वो गाना गाने का मौका मिला जो शायद बचपन से मेरे दिल में बसता है। और लिटरली जब मैं गाया तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि फिर आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन उन्होंने लाइक किया, उन्होंने बहुत सराहा उसको, बहुत अप्रिशिएट किया था। जी जी बिल्कुल जी। मतलब ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक परफॉर्मेंस चैलेंजिंग होता है। जब इस लेवल पे जाने के बाद जब लोगों का प्यार मिलता है तो इसको बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो मेरी वही कोशिश है कि जो प्यार मुझे मिला, और हमारे जजेस हिमेश सर, नेहा मैम, विशाल सर, तो उनके साथ तो मतलब बॉन्डिंग ही ऐसी थी कि मतलब वो आते थे तो मतलब हम उनके पास चले जाते थे, हमारी बातचीत होने लगती थी, मस्तियाँ होने लगती थी। और गुजराती है तो वो ज्यादा एक अलग सा बॉन्डिंग था, नहीं? हाँ, उनके साथ में मैं और हिमेश सर तो वो भी गुजरात से, वही गुजरात से हैं। हाँ। तो हमारी मतलब ज्यादा बात तो नहीं हो पाती थी, लेकिन जितने भी होती थी एकदम क्वालिटी टॉक्स। वो हमको बताते थे कि गाना तो ठीक है, लेकिन गाने के साथ साथ तुमको अच्छा दिखना भी है, तुम मतलब एक्सरसाइज करो, तुम मतलब एकदम मोटिवेटेड रखते थे हमेशा। जी। और क्योंकि विशाल सर का मतलब मैं पर्सनल फेवरेट था, ये मुझे बाद में पता चला। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जी जी, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये सब भगवान करवाते हैं, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। सो उसी पे पूरा भरोसा था। सो अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव ये पूरा रहा है जर्नी और एक्सपीरियंस। वही गाना आप सुनाइए अब, रहमान सर के सामने जो गाया। रहमान सर का चलो मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल।
तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चांद रे चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चांद रे चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। थैंक यू सो क्या मच। बात है शिवम, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, आप हमारे दिल में बसे ही हुए हो बिल्कुल। अब वो शिवम हाँ जो मफलर, टोपी, जी, जी। स्वेटर और उसके बाद में सडनली वो डूड वाला Cool dude। शिवम कूल डूड। तो ये फेज कैसा था, कैसा लगा था आपको? वो कूल डूड वाला अच्छा लगा था कि वो वाला पुराना वाला अच्छा था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में, क्योंकि दोनों क्वालिटी होना एक बंदे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने हर पल ट्राई किया दोनों को कैरी करने का Okay. बखूबी। सबसे पहले तो मैं जब गया था तो मेरी पर्सनैलिटी ही पूरी मतलब वैसी ही थी, एकदम पापा वाली, चेक शर्ट पैंट, पूरा मफलर वाला स्वेटर। लेकिन उसके बाद जब माधुरी मैम आए जी, तो उन्होंने एक नया ही मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, पापा शिवम से एकदम कूल डूड शिवम में। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार मैं कैसा लगूंगा, क्योंकि अब तक मैं जिस तरह से मुझे दिखाया गया है कहीं वो चीज़ मतलब लोग बुरा ना मान जाए, क्योंकि एक कि वही इमेज अच्छा होती था। हाँ, हाँ। मतलब उसमें भी लोगों को ये कमेंट होते थे कि पुराना वाला बेटर था, अभी वाला बेटर है। उसमें कंट्रोवर्सी भी एक हुई थी कि लोगों को लगने लगा था कि मैं विग पहनता हूँ, वो मेरे बाल उस तरह से फिर सेट जी, होने लगे, तो जी। पूरा हुलिया ही बदल गया था क्योंकि मेरा। आपका हेयर स्टाइल चेंज हो गया था, बिल्कुल तो बिल्कुल। सबको ऐसा था कि ये नया लुक देने के लिए शिवम को विग पहना दिया है। जी जी जी। जी। उसके बाद उतने ही पैसे खर्च होते थे मेरे पूरे कॉस्ट्यूम पे। तो जितना मैं पहले सिंपल सा सादा सा, उसके बाद उतना ही रॉक ऑन पूरा, जी। मतलब दोनों मैंने निभाने की कोशिश की है, और वो अच्छा मतलब इंटरेस्ट बना रहा सभी का। जितने भी सेलिब्रिटीज आए उन सभी ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया उस चीज़ को। जी। और मतलब उसके बाद एक एक चीज़ें मुझे मिलती गई। माधुरी मैम ने जब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया, उसके बाद करण जौहर सर आए थे, जी। उन्होंने मुझे कूल चेन दी थी। हाँ हाँ। सो फिर ये ऐड ऑन होता गया। फिर श्रद्धा मैम आए, उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, कमाल डूड। कमाल डूड। तो ये सारी यादें हैं। जी। पापा जी को कैसा लगा था जब ये पापा शिवम से कूल डूड में चला गया, उसका चेंज हुआ, हुलिया पूरा चेंज कर दिया ये, आपको कैसा लगा था? नहीं, अच्छा लगा। पहले स्वभाव से तो ये गंभीर हैं। हाँ, बहुत तो सिंपल सोबर है। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। और इनको देखते हुए वो लोग सही जजमेंट किए कि नहीं नहीं ये धीर गंभीर है, इसलिए इसका पापा शिवम ही नाम देना चाहिए। मेरे पापा मेरे से ज्यादा कूल थे उस दौरान। हाँ, जी जी। हाँ। भारती उनको पूछ रही थी, अरे मगर पापा बिल्कुल शांति से जवाब दे रहे थे। फिर चेंज हुए, जी। वो भी मुझे अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, ये भी होना जरूरी है, सही बात है। तो अच्छा लगा।
माँ हमेशा सोचती है कि मेरा बेटा हीरो लगे, मेरा बेटा बहुत स्मार्ट लगे, है ना। बिल्कुल। तो माँ के लिए ये जो शिवम का कूल डूड वाला हुलिया ज्यादा अट्रैक्टिव था, आपको ज्यादा अच्छा लगा था, जी है ना। जी तो ज्यादा एक अलग खुशी थी। बिल्कुल। क्या सोचती थी जब उसको इतना डिजाइनर कॉस्ट्यूम में देखकर, इतने क्योंकि चेक्स वाला शर्ट और उसके ऊपर अगर मिथुंदा वाला लुक आ जाता है ना, वो चमक दमक वाला, तो वो एक अलग पर्सनालिटी बन गई थी शिवम की। कैसा लग रहा था आपको तब? तो गाना तो गा रहा है अच्छा, वो तो हम सब लोग देख ही रहे थे जी। लेकिन ये जब एक्टिंग उसमें दिखा जी। डांस और डांस ये तो तो जो लगता था शिवम के बस की बात नहीं थी। हाँ, डांस है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बहुत नया दिख रहा था और अच्छा जी। भी लग रहा था। जी जी। लग रहा था कि गाने के साथ साथ वो एक्टिंग भी करने वाला है, एक्टर भी बनने वाला है। एक तो जितने भी हीरोइंस हमारे जी। आए थे सेट पे, वही पूछने वाली थी सभी मैं के साथ कि भाई एक्टर एक्ट्रेस के सामने जो परफॉर्मेंस का था वो क्या था अनुभव? वो तो मतलब इतना ज्यादा स्पेशल था। मतलब गाने जी। को तो लेके हम हमेशा सीरियस होते थे, गाने से ज्यादा मैं सीरियस हो जाता था मेरे बाद के मोमेंट्स के लिए, अच्छा। क्योंकि जिनके साथ मुझे डांस करना है वो तो कोई ऐसे वैसे है नहीं। मतलब मुझे एक तो पसीने छूट जाते थे, जी। उनका हाथ पकड़ना, उनके साथ मतलब कदम से कदम मिलाना, तो जी। लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगा। और मतलब दोनों ही रोल मैंने निभाए और अकॉर्डिंग टू कुछ हमारे रिस्पेक्टेड हीरोइंस थे, उनके अकॉर्डिंगली मुझे एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए। जी। ये भी मुझे सुनने में मिला, तो आई फेल्ट रियली मतलब वाह। मगर आपने कहा ना शिवम कि इस बार का जो टैलेंट था, हर बार हमने टैलेंट देखा है, जी। मगर इस बार का सीजन 13 जी ये जो 4 नंबर वाला है, बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो ये 4 नंबर है वो आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत लकी होता है और बिल्कुल। बहुत मायने रखता है। तो ये जो 4 नंबर बना था, शायद यही वजह रही कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। तो उसमें ऐसा था कि सिर्फ सिंगिंग में टैलेंटेड नहीं थे आप लोग, सभी जितने भी कंटेस्टेंट थे वो एक्टिंग में भी उतने ही थे अच्छे, डांसिंग में भी उतने ही अच्छे थे, और जो नहीं थे उनको बना दिया गया था। बिल्कुल, मतलब हमको करवाया भी गया था, और क्योंकि थे कुछ लोग जो जी, मतलब जी, थोड़ा सा हाँ। उन सब में थोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा नहीं निभा पाते, नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ा जी, जी, जी। थोड़ा इन सब से थोड़ा दूर रहते हैं। तो लेकिन सारी नई मैं तो जब गया मैंने हर बार नई चीजें ट्राई करने की कोशिश की है, भले फिर वो गाने में हो, डांस में हो, एक्टिंग में हो, किसी भी चीज में हो। बिकॉज मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, एक कंप्लीट आर्टिस्ट वो होता है कि मतलब जिसके अंदर म्यूजिक हो, और म्यूजिक 3 चीजों से बनता है जी। गायन, वादन और नृत्य। तो जी। सारी चीजें जिसके अंदर हो तो फिर तो क्या ही कहने, वो तो फिर सबके सर चढ़ के बोलता है। और आप लोगों ने तो बखूबी निभाया, कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। फिनाले में तो माय गॉड, आपने वो कहते हैं ना कि वो तबला तोड़ परफॉर्मेंस था, तो वैसा परफॉर्मेंस आप सबने दिया था। बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंसेस थे सभी के। थैंक यू। माधुरी दीक्षित के बारे में आप बात कर रहे थे कि माधुरी दीक्षित ने जो आपके नाम से वो पापा वाला हटा दिया टैग जी, इसके अलावा उनके साथ में आपने परफॉर्म भी किया, तो बड़ा एक बहुत ही अलग सा माहौल क्रिएट हुआ था। तो यादगार किसी भी हीरोइन और हीरो के साथ में आपने जो परफॉर्म किया, वो कौन सा बहुत ज्यादा आपके दिल को छू गया, वो कौन सा था? इतने सारे सेलिब्रिटीज आए हमारे सेट पे जी। सभी स्पेशल हैं, सभी के साथ मेरा कोई ना कोई तो मोमेंट हुआ ही है जी जी। लेकिन कुछ चीजें होती है वो हमेशा मतलब याद रह जाती है। यस, बिल्कुल, अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे लगा माधुरी मैम के साथ, जब मैंने उनके साथ उनके सामने उनका फेवरेट मोस्ट फेवरेट 2 सॉन्ग्स गाए थे, ओ प्रिया प्रिया और मुझे नींद ना आए जी जी। तो ये दोनों गाने मुझे थोड़ा डर था कि मतलब अभी मेरा लुक चेंज होके आना है और गाना है अच्छे से, तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि लुक में बहक गया, परफॉर्मेंस ढीला हो गया। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है वहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद जी। सो लेकिन मुझे डर था कि कैसा होगा, नहीं होगा। और लेकिन मतलब क्योंकि मैं जब गा रहा था तो मेरा ध्यान सिर्फ गाने में था, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि उनके तरफ मैं देख नहीं रहा था ज़्यादा। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन वो जब परफॉर्मेंस मेरा हुआ तो उसके बाद वो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया मुझे।
उन्होंने वापस मुझे वही 2 लाइनें वापस गाने का रिक्वेस्ट किया। जी। तो मतलब ये बताता है कि मतलब सही डायरेक्शन में है बिल्कुल। और उनके उसके बाद परफॉर्मेंस होने के बाद जब मौसम का जादू पे मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, तो मतलब क्या लग रहे थे वो, उनके साथ जो मोमेंट हुआ हमारा। जी। तो माधुरी मैम और उनके उसके बाद जब श्रद्धा मैम आए थे सेम क्योंकि होली उस टाइम पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे। जी जी। सो वो जब आए थे प्रमोशन के लिए, तो उनके साथ भी बहुत ही बढ़िया मेरा रहा परफॉर्मेंस। जी। सो ये सारी मतलब यादें हैं जिसको मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगा। यस। और फिनाले में मैंने सोनाली मैम के साथ, सोनाली बेंद्रे मैम के साथ, जी, उनके साथ मैंने परफॉर्म। और गीता मैम के साथ मैंने परफॉर्म किया। जी जी। सो ये अपने आप में ख़ास बात है मेरे लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा छोटा शहर है, मगर हाँ, मेट्रो सिटीज़ के सामने वडोदरा छोटा शहर है। और यहाँ से निकलकर एक कलाकार ऐसे बड़े मंच पर इतने बड़े कलाकारों के साथ में परफॉर्म करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती हैं ये सब बातें, कि हम बीइंग ए बरोडियन, जब भी हम कहते हैं वडोदरा नी छू, वडोदरा नो छू, तो इसके साथ में ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि हम बरोडियंस कितने ज़्यादा लकी हैं कि ऐसे कलाकार हमारे शहर से निकलकर इतने बड़े मंच पर पहुँचे हैं। और हम प्राउड से कहते हैं शिवम हमारे शहर का है। शिवम, माधुरी जी के सामने जो गाना आपने गाया था वो सुना दीजिए। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। वाह, थैंक यू। हमारा दिल आपकी गायकी में खो गया है। इतने दिनों से आपको सुन रहे थे। शिवम, परफॉर्मेंस वाइज और जो आपके लुक में चेंज आया, वहाँ इतनी लंबी जर्नी 8-9 महीने किसी एक शहर में रहना, तो वहाँ बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है। तो ऐसा क्या बदलाव अपने आप में देख रहे हो आप? बदलाव तो मतलब काफ़ी आया है मैंने, क्योंकि जब लुक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसको मेंटेन भी रखना है। तो पहले पापा शिवम, मैं जब आया था शो में, और बाद में जो मेरा पूरा लुक था, तो ऐसे बिफोर आफ्टर आराम से कर सकते हैं, उसमें सारा फर्क दिख जाएगा कि मतलब कितना मैंने थोड़ा वहाँ जाके वेट लॉस किया, एक्सरसाइज हुई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हुई। हम फेसबुक लाइव होते थे, वहाँ पे मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काबिल बनाती हैं इंसान को एक अच्छे से बेहतरीन रूप से अपने आप को प्रेजेंट करने का लोगों के सामने। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैंने सीखा है। और जितने भी रिस्पेक्टेड हमारे बड़े लोग हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ में सुनता था, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इंटरव्यू करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने रिसर्च की थोड़ी सी, उसके बारे में जाना कि क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। सो क्या बात ये है, सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है शिवम, कितना कुछ सीख के आया है। और बदलाव तो उनके लुक में आज ही नजर आ गया है, यानी उन्होंने कंटिन्यू जो किया है ये शिवम का जो है ना, जो शिवम जब भी वीएनएम स्टूडियो आए हैं वो शर्ट पहन के आए हैं, आज हुडी में आए हैं, आज कूल बन के आए हैं, कूल बन के आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। शिवम, कहाँ देखते हो अपने आप को, कहाँ जाना चाहते हो आगे? आज के जैसे एचआर सर अपने कमेंट्स के दौरान हमेशा कहते थे कि आज के ज़माने में 7 लाख सिंगर्स हैं जी, जो बहुत अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं, फील में गाते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको हटके बनाती है। सो अकेला गाना मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में एग्जिस्ट करने के लिए रियलिटी में मतलब सफिशिएंट है। उससे आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि
आप कंपोज करते हैं, आप लिरिक्स लिखते हैं, इफ़ यू आर अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, बिकॉज आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मेरा खुद का सेटअप भी है, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करता हूँ। सो जितना सीख सकते हैं सीखना ही चाहिए, उम्र भर मतलब वो उसका तो सिलसिला कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जी। मैं अपने आप को 5 साल बाद एक ऐसी जगह पे देखता हूँ एज अ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आर्टिस्ट, वाह। जो सब कुछ है, जिसके अंदर सिंगर भी आ गया, कंपोजर भी आ गया, लिरिसिस्ट भी आ गया, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ों से बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं अंदर के, और मतलब किसी चीज़ का मोहताज ना बनना पड़े, क्योंकि किसी एक जगह रुकना जैसे नहीं जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे म्यूज़िक में बदलाव आ रहा है, आजकल जैसे जैसे टाइम आ रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ज़माना आ रहा है, ओरिजिनल्स का ज़माना आ रहा है, तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ काम आती है कि आपके अंदर म्यूज़िक कितना रचा बसा है, आपने उसको किस तरह से यूज़ किया है अपने लाइफ में। सो लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, उसको म्यूज़िक में तब्दील करने की जो एक चीज़ है, मैं उसी को जी रहा हूँ, और अपने आप को मैं एक अलग लेवल पे मैं देखता हूँ। वो शायद आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे काम से आपको वो फ्यूचर में ऑब्वियसली आपको वो देखने को मिलेगा। क्या बात है, क्या बस बात एक है। रिक्वेस्ट में जितने भी ये शो देख रहे हैं, आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना प्यार आपने अब तक बनाए रखा है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नंबर 1 पे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। सो जिस तरह से आपने प्यार बनाए रखा है, उससे डबल ट्रिपल ये होना चाहिए, और बस ये ऐसे ही बना रहे हमेशा। सो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, मेहनत तो हम करते हैं, सारे हाँ। करते हैं, लेकिन जिन पे आशीर्वाद होता है कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत दुआएं काम लगती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। और एचआर सर की आपने जो बात की, जी। एचआर सर फिनाले में बोले थे, जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो विशाल सर ने कहा कि यार लिजेंडरी परफॉर्मेंस आज का, तो उन्होंने कहा कि मुझे लिजेंड मत बनाइए, मेरी शुरुआत है ये, तो और भी मैं सीखना चाहता हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। सीख रहा हूँ। तो ऐसे अगर बतौर जज वहाँ बैठे थे, तो मुझे लगता है कि ये सभी कंटेस्टेंट उनसे बहुत कुछ सीख कर आए हैं। बिल्कुल। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं अव्वल हूँ या मैंने सीख लिया है, वो हमेशा सीखने की ताकत बटोरते रहेंगे, और जी। आप वही करना चाहते हैं। बिल्कुल। आखिर में पापा जी से जानना चाहेंगे, बेटे को कहाँ देखना चाहते हो? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जी बहुत ऊपर जाएं, जी और मुझे विश्वास है कि बहुत ऊपर जाएंगे, इसलिए कि संगीत में ऐसा है कि कुछ लोग डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन आगे वही जाते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जी अच्छी तालीम ली है। वो निश्चित रूप से उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। देरी होती है पर वहाँ तक जरूर जाते हैं, क्योंकि वो अब तक की उनकी जो साधना है, जी जो मेहनत है, जो लगन है, जो निष्ठा है, वो लेकर वहाँ जाती है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि शिवम ये सब किए हैं और देरी से जाएंगे, क्योंकि कुछ अच्छा जल्दी नहीं होता है। यस, बिल्कुल सही बताया। और वो जरूर जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि वो मेहनत किए हैं, वो क्लासिकल किए हैं, और गुरु से बैठ के सीखे हैं, और आगे भी सीखना ही है। बिल्कुल, जो सीखने की चाहत रखता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि बस मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वो हमेशा आगे ही चलता है, और अपनी जर्नी को नए मोड़ देने में उनको कभी भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमेशा हम जब कोई भी नई किताब हाथ में लेते हैं तो उसमें से नया ज्ञान ही मिलता है। तो शिवम की भी यही ख्वाहिश है कि वो हमेशा सीखते रहेंगे। मैम, आप क्या कहेंगे? शिवम के लिए हमारी दुआएं तो बहुत उसके साथ ही हैं, माता पिता की दुआएं भी उसको साथ में मिली रही हैं। हमेशा आपने उसका हौसला बढ़ाया है। तो
एक अलग मकाम तक पहुंचने की उनकी जो ख्वाहिश है, क्या कहेंगे आप उनके लिए? बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी, कि बस उनकी ख्वाहिश पूरी हो। माँ हमेशा इमोशनल हो जाती हैं अपने बच्चे को लेकर। हम हमेशा, मैं अक्सर, शिवम सच्ची कह रही हूँ, जब भी माँ पापा वहाँ आते थे आपके शो में, जी जी, तब मैं उनके चेहरे को पढ़ती थी और ये सोचती थी कि कितना प्राउड फील कर रहे होंगे वहाँ बैठकर कि आज देखो मेरा बेटा क्या परफॉर्म कर रहा है, कितने बड़े कलाकारों के सामने परफॉर्म कर रहा है। ये आपकी तपश्चर्या है, आप दोनों की तपश्चर्या है जो शिवम ने पूरी करने की कोशिश की है, और आपकी तपश्चर्या और भी आगे वो पूरी करेगा। शिवम, आखिर में कुछ सुना दीजिए, माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये माँ थोड़ी सी इमोशनल वो होते ही हैं, लेकिन बस मैंने हमेशा से यही कोशिश किया है कि अड़चने तो बहुत आती हैं जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता है जी, लेकिन लेकिन अपने आप को किस तरह से संभाल के रखें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो मेरी मेन कोशिश वही है। एक लास्ट में मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। बिल्कुल सुनाइए। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे, सूरज के घेरे में रहती है धरती की जैसे। पाएगी तू खुद को न मुझसे जुदा, तू है मेरा दासा हिस्सा सदा। टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे। तुझको भी तो ये इल्हाम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शिवम, आप खूब आगे बढ़ो और वडोदरा का नाम जो संगीत की दुनिया में है उसे और रोशन करो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। घर बैठे ताली बजाइए और शिवम के लिए दुआ कीजिए, वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं उनके हर रास्ते आसान हो, मंजिल और भी जल्द मिले, और वडोदरा के संगीत में एक और नाम जो जुड़ा है वो बहुत सारी ऊंचाइयां छुए। बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी पर खबरें और ऐसी खास चर्चा के लिए जुड़े रहे। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, वेबसाइट पर खबरें आप पढ़ सकते हैं, और जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर फिंगर पर है वीएनएम की खबरें और ऐसी खास चर्चाएं। वीएनएम टीवी अब जियो फाइबर सेटअप बॉक्स 498 नंबर की चैनल पर दिन भर खबरों के साथ पहुंचता है आपके टेलीविजन में। नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, संगीत सुनते रहिए क्योंकि संगीत ही जीवन है और जीवन संगीत है। नमस्कार।
शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। 7 अप्रैल हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे और पूरे विश्व में बात होती है बीमारियों पर और बीमारियों को ठीक करने की टेक्निक्स पर। वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में वीएनएम टीवी भी आपके लिए लगातार एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात कर रहा है और आपके हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कैंसर की जो ट्रीटमेंट थेरापी है, कीमोथेरापी, उसके दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर अर्चित जोशी, जो कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और जायडस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैंसर बोलने वाली थी, पर कैंसर को हम कैंसर भी मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस जो है काफ़ी आधुनिक हो गया है और बहुत सारी ट्रीटमेंट है, उसी में से एक है और ख़ास ट्रीटमेंट है कैंसर की कीमोथेरापी। लेकिन जब कीमोथेरापी लेते हैं, आपने अगर आपके आसपास किसी को कीमो लेते हुए देखा हो तो देखा होगा कि काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों से कैसे निपटना है, क्या सावधानियां रखनी है, उसी पर आज बात होने वाली है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि कैंसर क्या इनक्योरेबल बीमारी है? क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमें लगता है कि ये इंसान तो अब गया, बचने वाला नहीं है। यस, पहले के ज़माने में एक्चुअली कैंसर को इनक्योरेबल या लाइलाज बीमारी माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है।
कैंसर का अगर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो उसको क्योर किया जा सकता है। और क्योर रेट्स की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैंसर के क्योर रेट्स 60 to 70% है, जबकि हमारी कंट्री में क्योर रेट 50% आज के दिन में कह सकते हैं, ड्यू टू रिसेंट एडवांसेस इन द कैंसर डायग्नोस्टिक्स एंड एडवांस ट्रीटमेंट। जी, यानी कि भारत में कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले जो क्योरेबल रेट है वो कम है। क्यों है सर, क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो रेट है वो पुअर है? हमारी कंट्रीज़ में कैंसर के क्योर रेट्स पुअर है, उसके कई रीज़न मैं मानता हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। कैंसर के प्रति अवेयरनेस हमारे देश में कम है वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। कैंसर को आज भी कुछ जगहों पे सोशल स्टिग्मा या टैबू माना जाता है। कैंसर के डायग्नोसिस को लोग रिवील करने से भी कतराते हैं और पेशेंट्स कई बार इस वजह से हमारे पास एडवांस स्टेज या एडवांस डिजीज़ में पहुंचते हैं जिसमें क्योर होना पेशेंट का मुश्किल हो जाता है। कई बार ये डिले पेशेंट की खुद की तरफ से होता है, कई बार प्राइमरी केयर डॉक्टर सही टाइम पे सही डॉक्टर को पेशेंट रिफ़र नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो इन वजहों से पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि कैंसर ट्रीटमेंट की साइड इफ़ेक्ट के डर के मारे कुछ पेशेंट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ मुड़ जाता है और जब हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं तब काफ़ी एडवांस डिजीज़ में डायग्नोस होते हैं जिसमें क्योर होना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस मैं मानता हूँ जो हमारे देश में कैंसर के क्योर रेट्स को कम अभी भी रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे भारत में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी लापरवाही हम सब बरतते हैं। आप, मैं और हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं हेल्थ को लास्ट में रखता है और उसी की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैंसर भी अब आम बीमारियों के तरह ही आगे बढ़ रहा है और कैंसर के जो भी बीमारियां हैं ज़्यादातर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कीमो ट्रीटमेंट है, अगर मैं सही समझ रही हूँ। क्या होती है सर ये कीमोथेरेपी? जैसे कि मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट की 3 मोडालिटीज़ होती है। एक सर्जरी होता है, दूसरा रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है और तीसरा कीमोथेरेपी होता है। कोई भी कैंसर में इन 3 मोडालिटीज़ के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और कीमोथेरेपी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैंसर को मारने की दवाइयाँ जो जनरली बोटल्स और इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है। वो कैंसर के सेल्स जो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं उनको ये कीमोथेरेपी नष्ट करती है। और कीमोथेरेपी को लोग ज़्यादातर लोग एक सिंगल दवाई मानते हैं, कोई एक दवाई है वो सबको दी जाती है। एक्चुअली कैंसर कीमोथेरेपी में बहुत तरीके की दवाइयाँ आती है और ये दवाइयों के कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो कैंसर कीमोथेरेपी कोई एक दवाई नहीं है, बहुत तरीके की दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें से कुछ दवाइयाँ कुछ मरीजों में यूज़ हो पाती है। जी, और थोड़ा बहुत डर भी बहुत लगता है जब कीमो का नाम होता है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत पेनफुल पूरा प्रोसेस होता है। क्या कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है? लोग क्यों डरते हैं सर इस थेरेपी से? आम लोग मानते हैं कि कैंसर कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, उसकी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होती है, उसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट एक्चुअल में और हमारे एक्सपीरियंस में कैंसर कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स 15 to 20% पेशेंट्स में ही पाई जाती है और सारी साइड इफ़ेक्ट्स या तो प्रिवेंट किया जा सकता है बिफोर या तो उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर की कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनको अवॉइड करना चाहिए जी। और काफ़ी लोग मानते हैं कि कैंसर कीमोथेरेपी पेनफुल है। कैंसर की दवाइयाँ इटसेल्फ दे आर नॉट पेनफुल, ठीक है, बट कैंसर की दवाइयाँ देने के बाद कई बार थकान रहती है, बॉडी एक रहता है, ठीक है, बाकी जल्दी सी टायर्डनेस, वीकनेस, डिजीनेस, ये सब इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग कीमोथेरेपी को पेनफुल मानते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी की वजह से जो जनरली देखने को मिलती है जैसे कि नौजिया है, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, कुछ टेस्ट का बदल जाना या फिर एपेटाइट कम हो जाना,
कई बार किसी को फीवर भी आ जाता है, कई बार ब्लड काउंट्स लो हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस है। बट ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स सारे मरीजों में नहीं पाई जाती। जैसा कि मैंने आगे बताया 15 to 20% पेशेंट्स में ही साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है, और इसको या तो प्रिवेंट किया जा सकता है या इनको ट्रीट किया जा सकता है। जी, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंटल इफ़ेक्ट भी होता है, खासकर कीमोथेरेपी के साथ। मेरे जैसे जो आम लोग हैं वो सोचते हैं कि बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं। तो सर, हेयर लॉस भी होता है कीमोथेरेपी में, और क्या सब में होता है कि कुछ पेशेंट में ही होता है? जैसा कि मैंने बताया, कीमोथेरेपी में बहुत तरीके की दवाइयाँ आती है, तो कुछ दवाइयों से बाल झड़ने की संभावना रहती है, और कई मरीजों में बाल पूरे झड़ जाते हैं। ठीक है, बट ये एक टेम्पररी फिनोमिनन है। जब ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी का कंप्लीट हो जाए, उसके साइकिल्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके कुछ हफ्तों में बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और फीमेल्स जो अपने बालों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि कीमोथेरेपी के दौरान या तो वो वीक का इस्तेमाल करे, या फिर आजकल मार्केट में कूलिंग कैप्स भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ हद तक हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में मदद कर सकती है। जी, यानी कि बहुत ज़्यादा डरने जैसी कोई बात नहीं है। बाल झड़ तो जाते हैं, लेकिन बाल फ़ौरन फिर से आ जाते हैं। मैंने मेंटल स्ट्रेस की बात की कि शायद कीमो जितना फिजिकली इफ़ेक्ट नहीं करता है, उतना मेंटल भी इफ़ेक्ट करता है लोगों को, और लोग स्ट्रेस में रहते हैं कि कीमो चल रहा है। आसपास के लोग भी स्ट्रेस में रहते हैं, और वो आपके स्ट्रेस में बढ़ोतरी भी करते हैं। ऐसे में खास फूड के बारे में भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इस दौरान खाना क्या खाने की सजेस्ट करते हैं सर आप? ये एक्चुअली सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाना प्रीफर करना चाहिए। तो मेरा उनके लिए सजेशन यही है कि कीमोथेरेपी के दौरान आप घर का पकाया गरम फ्रेश खाना कोई भी खा सकते हैं। ठीक है, और यूजुअली मैं कीमोथेरेपी के दौरान स्पाइसी और ऑयली फूड लेने का एडवाइस नहीं करता हूँ। और कीमोथेरेपी के दौरान अगर कोई पेशेंट अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेजिटेरियन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट शुड बी होममेड एंड वेल कुक एंड फ्रेश। ठीक है, और हाइड्रेशन की बात की जाए तो कीमोथेरेपी के दौरान मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करें, ताकि वो कीमोथेरेपी के टॉक्सिन्स बॉडी से साफ हो सके और उनकी साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो जाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनकी एपेटाइट कम हो जाती है। तो उन पेशेंट्स के लिए मेरा सजेशन है कि आप मेजर मील्स नहीं ले पाएंगे, फ्रीक्वेंटली स्मॉल मील्स एडवाइस मैं करता हूँ। एवरी 2 to 3 आवर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आप लीजिए, उससे आपका काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जी, कोई भी बीमारी होती है तो हम खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखते हैं। तो ये तो बड़ी बीमारी है कैंसर जैसे, और ऐसे में खाने पीने के बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और क्या चीज़ें सर दिमाग में रखनी चाहिए जो लोग कीमो ले रहे हैं? और कुछ सजेशंस मैं वर्क, आइसोलेशन, एक्सरसाइज और ट्रैवल रिलेटेड में देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं क्या कीमोथेरेपी के दौरान मुझे काम चालू रखना चाहिए। तो इसमें इट इज़ एक्चुअली पर्सनल चॉइस, बट आई यूजुअली डोंट प्रिफर कि आप ऑफिस में जाओ और काम करो। बेटर अगर because of this COVID situation, now work from home is also an option. अगर ऐसा प्रीफर कर सको, अगर आपका बॉडी परमिट कर रहा है आप घर पे और वर्क फ्रॉम होम कर पाए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, ट्रैवल रिलेटेड कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो यस, ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट कार में ट्रैवल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजुअली मैं प्रीफर नहीं करता, भीड़ भाड़ वाली जगह उसे हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा, मैंने एक्सरसाइज रिलेटेड बताया कि भाई एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा स्ट्रेनस या विगरस एक्सरसाइज कीमोथेरेपी के दौरान
मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। हाँ, माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, रूटीन हाउस होल्ड वर्क, ये सब कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस। कुछ योगा या प्राणायाम वो सब आप चाहे तो कर सकते हैं। और आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन यूजुअली पोस्ट कीमोथेरापी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट बेटर आप क्राउडेड प्लेसेस पे जितने कम जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे कि वेजिटेबल मार्केट है, टेम्पल है, उस सब में जाना कैंसर के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। जी। और ये जो पूरा कीमोथेरापी का जो पीरियड है वो कितना लंबा रह सकता है सर? कीमोथेरापी का पीरियड इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी, कौन सा स्टेज है, कौन सा टाइप है, उस पर डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेजेस है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है कैंसर का, तो कीमोथेरापी का ड्यूरेशन अराउंड 5 to 6 months का रहता है। उसमें 6 से 8 साइकिल पेशेंट्स को मिलते हैं। बट बीमारी अगर एडवांस है, मेटास्टेटिक डिजीज है, फोर्थ स्टेज कैंसर है, तो उसमें कीमोथेरापी का ड्यूरेशन लंबा भी हो सकता है इससे। मतलब करीबन 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके साल भर तक भी थेरापी चलती है। यस, उससे ज़्यादा भी चल सकती है फोर्थ स्टेज कैंसर। अच्छा, मतलब बीमारी बड़ी है तो ट्रीटमेंट भी लंबा है लेकिन क्योरेबल है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरापी, इस पर भी ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या होता है। ये रिसेंट थेरापीज है जो कैंसर ट्रीटमेंट में अभी यूज़ हो रही है। ठीक है, टारगेटेड थेरापी ये होती है जो कैंसर के सेल्स पर जो टारगेट रहते हैं स्पेसिफिकली उन टारगेट्स पर ही असर करती है। और इम्यूनोथेरापी वो है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के कैंसर सेल्स को मारती है। ठीक है, ये एडवांस फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट्स है। इसमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस कीमोथेरापी से काफ़ी कम रहते हैं। इनको कीमोथेरापी के कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करके ज़्यादा रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। जी, तो कीमो के बारे में बात हुई, टारगेटेड थेरेपी की, इम्यूनोथेरापी की, कोई और ऑल्टरनेटिव या आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी कैंसर हम क्योर कर सकते हैं क्या? ये सवाल भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरापी के अलावा कुछ हो सकता है कि नहीं। जी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट ट्रीट किए हैं उसमें कुछ पेशेंट्स पहले से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेकर भी आते हैं। ठीक है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी देखा नहीं है कि कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से पेशेंट को सिग्निफिकेंटली फ़ायदा हुआ हो। बट जैसा कि मैंने आगे भी बताया, कुछ पेशेंट्स अर्ली स्टेज में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ मुड़ जाते हैं और जब तक हमारे पास आते हैं तब काफ़ी एडवांस स्टेज पहुंच चुकी होती है। तो मेरा सजेशन यही है, हालांकि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये कैसे काम करती है ये मैं बता नहीं सकता। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो ये मेडिसिन लेके जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है और वो हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं। जी, यानी केस बिगड़ता चला जाता है। आप क्योंकि टाइम दे रहे हैं कैंसर को पनपने का, तो जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है बहुत सारे लोग हमें एडवाइस करने के लिए आ जाते हैं, आसपास के लोग, ये खाइए, वो खाइए, ये पत्ते खाइए, ये दवाई खाइए, ये काढ़ा पीजिए। लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर की राय के हिसाब से जाना ज़रूरी है क्योंकि जटिल बीमारी है उसे आप और जटिल कर सकते हैं। चलिए सर, हम एंड नोट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई संदेश, खास संदेश कि कैसे कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है? दूर रहा जाता है तो रहने के लिए एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे एडिक्शन से बचे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस इज द की। जी। कुछ मैलिग्नेंसीज में कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर। तो इन मैलिग्नेंसीज में स्क्रीनिंग टेस्ट करा के उसको अर्ली स्टेज में बिना किसी सिम्टम्स में भी पकड़ में लाया जा सकता है। जी। स्क्रीनिंग के लिए बेटर अपने जो प्राइमरी केयर डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें, कैसे कैसे स्क्रीनिंग किया जाए। ठीक है, तो कैंसर को अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। जी, कैंसर के बारे में जब भी बात होती है, जब भी यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि डायग्नोसिस अगर जल्द से जल्द हो जाए तो बीमारी से निपटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ आज आपने शेयर की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हमारे साथ इसलिए जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ मैं वही बातें
मैं पूछती हूँ जो आपके मन में चल रही होती है। आज हमने कैंसर की ट्रीटमेंट, कीमोथेरापी के दौरान होने वाले फिजिकल और साथ ही साथ मेंटल डिस्टर्बेंस के बारे में बात की है। बहुत सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिली है। यूट्यूब पर आप हमें देख रहे हैं, वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यही सारी बातें जो आपसे जुड़ी है आपको जानने मिलती है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके रिश्तेदारों को भी तो इससे जानना ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर पर भी 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे आप VNM टीवी को देख सकते हैं। VNM टीवी जरूर देखते रहिए और वर्ल्ड हेल्थ डे की ये सीरीज जारी रहेगी, जहां आपके हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। देखते रहिए VNM। नमस्कार।